नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट की। सीएम योगी ने सुबह राष्ट्रपति के आवास पर पहुंचकर उनका हालचाल जाना। वहीं इस मुलाकात के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीएम योगी की सराहना की। उपराष्ट्रपति मुख्यमंत्री योगी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल की प्रशंसा करते नजर आए। उपराष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट साझा की और मुलाकात के लिए उपराष्ट्रपति का आभार भी व्यक्त किया। धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पोस्ट भी साझा की है। एक्स अकाउंट पर उन्होंने पोस्ट साझा कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास मॉडल तेजी से काम कर रहा है। एक सर्वे में सीएम योगी आदित्यनाथ को सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री की श्रेणी में सर्वोच्च स्थान पर प्राप्त हुआ, जिसको लेकर सीएम ऑफिस के ऑफिशियल अकाउंट से एक्स पर पोस्ट किया गया। पोस्ट में लिखा गया कि ये उपलब्धि अंत्योदय के लक्ष्य के साथ सेवा, सुशासन, सुरक्षा और लोक कल्याण को समर्पित महाराज जी की नीतियों के प्रति देशवासियों के अटूट विश्वास और अथाह समर्थन की परिचायक है। एक सर्वे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री की श्रेणी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर सीएम योगी के ऑफिस के ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट किया गया। एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएमओ ने लिखा कि ये उनके नीतियों का ही परिचायक है। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर भारत मंडपम में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी देखा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ भी मौजूद रहे। भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, अंतरिक्ष विभाग के सचिव एवं इसरो के चेयरमैन श्रीमान एस सोमनाथ जी, इस सभागृह में उपस्थित विज्ञान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए विशेषज्ञ गण, महानुभाव, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है, शुभ अवसर है और हम सब भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली इसलिए कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अथवा नेशनल स्पेस डे का उत्सव मनाने का काम हमारे हिस्से में आया है। आज से ठीक एक वर्ष पूर्व 23 अगस्त 2023 को हमारे एक स्पेस मिशन चंद्रयान ने इतिहास रच करके दुनिया को चकाचौंध कर दिया। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला वो पहला स्पेस मिशन था और तभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की कि प्रतिवर्ष इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि हम जहां एक और चंद्रयान की गुणगान को स्मरण कर सकें, वहीं साथ ही साथ आने वाले समय के लिए कार्यसूची एजेंडा पर चिंतन मंथन भी कर सकें। ये कोई साधारण बात ना थी। जैसे सोमनाथ जी ने कहा, जिस चांद के दीदार के लिए दुनिया इंतजार करती है, उस दिन भारत ने उसे छू करके महसूस किया था।
And the world never expected that we would be able to achieve this feat, because our journey in space was just about 55 years long. ISRO was born in the year 1969, the year which is remembered for the first human being having landed on the surface of Moon, Neil Armstrong. And we were just getting born. And today, the same ISRO and the same team, within 50 years, just about half a century, we became the first to have landed on the south pole of Moon before anybody else could do. And therefore, when we observe the National Space Day, it's also a day of introspection, reflection, and also to create roadmaps for the future. And also to ponder about how did we manage to cover this long journey in a short time, and where do we go from here. और यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढें तो ध्यान में आएगा कि हमारे वैज्ञानिकों के पास, हमारे विशेषज्ञों के पास प्रतिभा की कमी ना थी, योग्यता की कमी ना थी, मेहनत करने का मादा भी था, आंखों में अरमान भी थे। आप संग्रहालय में जाइए, सारा भाई अपने बाईसाइकिल के कैरेज पर सामान उठा करके भी साधनों के अभाव की पूर्ति करते थे। और इस सब के बावजूद भी यदि अभाव था तो उस अनुकूलता का जो नीति निर्धारकों के स्तर से अपेक्षित होती है, what was lacking was perhaps an enabling milieu which is expected from the policy planners, from the political leadership, and that was overcome when Prime Minister Modi came in. And for 70 years, space sector had functioned with limited resources and limited funds, also the limited partnerships within and outside. प्रधानमंत्री ने वो गुजरे समय की बंदिशों को तोड़ करके he broke the taboos of the past and liberated ISRO from the shackles which were constraining, which were limiting its journey. And on the day when Chandrayaan was launched, me and Somnath ji was there. We had more than 5,000 spectators and more than 1,000 media persons. One of the media persons came over and said, there are some critics saying, why this halla bulla, what is new? And I asked him a simple question. I said, when did you come here last? He said, this is my first time. I said, that is new. And that is precisely during the formal announcement of successful launch of Chandrayaan. I had just spoken 3 sentences. I said, this is a moment of glory for India, a moment of destiny for all of us who are here to witness this at Sriharikota. And then I said, thanks Team ISRO for making us proud, and thanks PM Modi for unlocking the doors of Sriharikota. And that indeed was the turning point. And today, within the last 3 years, there has been a quantum leap. I know how many of us in this room are aware of the fact that we were just one-digit space startup 3 years back. Today we've gone up to almost 300. The other day I was saying, if you want to make a good caption out of it, you can say we have gone up 300 times. And that is why the finance minister during her budget had the confidence to say that India's space economy will go up 5 times in the next 10 years. Ladies and gentlemen, we are just $8 billion and we hope to go up to 44 billion in the next 10 years.
And as you were just seeing the space vision for the future, I think one of the most momentous happenings in the next 1 year would be the launch of Gaganyaan. The first Indian human being going into this space. Of course, we had one in early 1980s, but that was a Soviet mission. So purely indigenous mission, living up to the ideals of Make in India, the ideals of Atmanirbhar Bharat, and also at the same time pushing India as a frontline nation of the world. And as you were seeing in the film this just now screened, and Prime Minister himself saying कि पहला अंतरिक्ष का हमारा स्टेशन, which is being decided to be named as Bharatiya Antariksh Station, would be there in place in 2035, and finally in 2040 an Indian landing on the surface of Moon, which is not very far. And in a few months from now, one of the 4 astronauts who were displayed in the movie will be accompanying his counterparts to the International Space Station. Wing Commander Shukla, who is now promoted as Group Captain Shukla, has already been identified for that exercise. Ladies and gentlemen, space technology today has entered every Indian household, and I'm glad to note that space technology is also adding value to its performance through artificial intelligence, through machine learning, through quantum technology, as you saw in the citations of these youngsters who received the awards this morning. And India today has proved to the rest of the world its space capability in all the 3 verticals, whether it is space transportation, whether it is space ground station, whether it is space platforms. And apart from Earth and deep sea, now we are going to the next level to reach out and clear the space debris. Honorable Rashtrapati ji very rightly was expressing her concern when we were उपस्थित अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, अंतरिक्ष विभाग के सचिव, अंतरिक्ष आयोग और इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ जी, वैज्ञानिक गण, अन्य गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, वो ऐतिहासिक क्षण जब विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरा था, हर भारतीयों के लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण था। मैंने टचडाउन का लाइव प्रसारण देखा था। हर भारतीय की तरह मैं भी गर्व से भर गई थी। इस सफलता के उपलक्ष्य में नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा करना एक सराहनीय कदम है। मैं समस्त देशवासियों और आप सभी को प्रथम नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत बधाई देती हूं। अपने प्रारंभिक दिनों के अब तक इसरो की यात्रा शानदार रही है। इसरो ने स्पेस सेक्टर में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। जैसा कि यहाँ उपस्थित वैज्ञानिक समुदाय के लोग जानते ही है कि 1-2 दिन पहले ही चंद्रयान की प्रज्ञान सेवर से प्राप्त जानकारी से ये धारणा मजबूत हुई है कि आरंभ में चंद्रमा पूरी तरह मैग्मा का महासागर था और धीरे धीरे शीतल होते हुए वर्तमान स्वरूप की तरफ बढ़ा। इसे वैज्ञानिक भाषा में लूनार मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस कहते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि भविष्य में इसरो द्वारा चंद्रमा के अध्ययन के लिए अन्य मिशन की भी योजनाएं है। मैं संपूर्ण इसरो परिवार तथा विशेषकर चंद्रमा मिशन के से जुड़े सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं देती हूं। आज के कार्यक्रम में विद्यार्थियों की भागीदारी देखकर मुझे खुशी हो रही है। इसरो द्वारा आयोजित भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन और रोबोटिक्स
चैलेंज की विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूं। मैं आशा करती हूं कि इसरो द्वारा चलाए जा रहे स्पेस ऑन व्हील्स और स्पेस ट्यूटर्स जैसे कार्यक्रम जनमानस सामान्य एवं विद्यार्थियों में स्पेस के बारे में उत्कृष्टता और जानकारी बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध रहेंगे। देवियों और स्वजनों, स्पेस सेक्टर के साथ साथ इसरो ने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अमूल्य योगदान दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसे ही देश के विकास यात्रा में योगदान देते रहेंगे। इस महीने में भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक माने जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई की जयंती भी मनाई जाती है। ये न केवल महान वैज्ञानिक थे बल्कि एक दूरदर्शी इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स भी थे। उन्होंने स्पेस सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई संस्थानों की स्थापना की। उन्होंने कहा था, एंड आई कोट, "Those that can apply their insights to the problems of the community and of the nation discover an exciting area of activity where effort is rewarding even while the results so slowly." अनकोट। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनका ये कथन अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि भारत के स्पेस प्रोग्राम का उद्देश्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हुए देश का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। आज के इस आयोजन के विषय टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा भी इसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। देवियों और स्वजनों, स्पेस एक्सप्लोरेशन ने मनुष्य की क्षमताओं को बढ़ाया है, मानव की कल्पना को यथार्थ में बदला है, ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाया है। स्पेस एक्सप्लोरेशन रोमांचकारी होने के साथ साथ एक चुनौती भरा कार्य भी है। इसमें अनेक समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए किए जाने वाले अनुसंधान विज्ञान के विकास को गति देती है और मानव जीवन को बेहतर बनाती है। स्वास्थ्य और चिकित्सा, परिवहन, सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण और सूचना प्रौद्योगिकी समेत ऐसे कई क्षेत्र हैं जो स्पेस सेक्टर में हुए विकास से लाभान्वित हुए हैं। उदाहरण के लिए, आरंभिक चरण की सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षाओं का अध्ययन करने के लिए निर्मित किया गया था। उन सैटेलाइट से प्राप्त ज्ञान के बल पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन का विकास हो सका। आज इसके बिना मानव जीवन की कल्पना संभव नहीं है। देवी और स्वजनों, भारत के स्पेस सेक्टर की प्रगति असाधारण है। चाहे वो कम संसाधनों में सफलतापूर्वक पूरा किया गया मंगल मिशन हो या एक बार में 100 से अधिक सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण हो, हमने अनेक प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की है। निजी क्षेत्रों के लिए स्पेस सेक्टर के खुलने से स्टार्टअप्स की संख्या में बहुत तेज गति भी वृद्धि हुई है। इससे न केवल अंतरिक्ष अनुसंधान की उन्नति हुई है, बल्कि हमारी युवा शक्ति को अपने प्रतिभा दिखाने और उसे तराशने के नए अवसर भी मिले हैं। कुछ महीने पहले ही भारत की एक कंपनी ने सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किए हैं, जो कि इस तरह की पहली उपलब्धि है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विश्वास एवं साझेदारी बढ़ाने के लिए भी स्पेस सेक्टर एक अच्छा माध्यम है। उदाहरण के लिए, पड़ोसी राष्ट्र में संचार को बढ़ावा देने के लिए भारत ने वर्ष 2017 में साउथ एशिया सैटेलाइट GS-89 का सफल प्रक्षेपण किया था। अन्य देशों के साथ जुड़ाव के नई क्षितिज खोलने के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास अत्यंत सराहनीय है। इसरो भारत का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं गगनयान मिशन की भी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही हूं,
जिसमें भारतीय अंतरिक्ष टीम को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इन सभी मिशन के फलस्वरूप ऐसे परिणाम सामने आएंगे जिनसे देश सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक रूप से लाभान्वित होंगे। देवियों और स्वजनों, हमें भावी चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना है। स्पेस डेब्री अंतरिक्ष मिशन के लिए समस्या अत्यंत चिंताजनक है। अंतरिक्ष अनुसंधान की गतिविधियां निरंतर चलती रहे। इस उद्देश्य के साथ इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट फैसिलिटी का संचालन किया जा रहा है। ये एक सराहनीय कदम है। मुझे ये जानकर भी खुशी हो रही है कि भारतवर्ष 2030 तक अपने सभी अंतरिक्ष अभियानों को डेब्री फ्री बनाने के लिए लक्ष्य रखे हैं। हमारे निष्ठावान वैज्ञानिकों ने न्यूनतम संसाधनों का उपयोग करके भारत के स्पेस प्रोग्राम को विश्व के श्रेष्ठतम स्पेस प्रोग्राम में स्थान दिलाया है। इसके लिए वे सराहने के पात्र हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे देश में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर प्रगति होती रहेगी तथा हम उत्कृष्टता के नए मानक स्थापन करते रहेंगे। मैं भविष्य के सभी स्पेस मिशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। इस दौरान वो राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव दौरे पर हैं। यहां वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और उनसे कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। आपको बता दें किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कीव यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव दौरे पर हैं। इस दौरान वो यूक्रेन के जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। तो वहीं ये चर्चा इसलिए भी खास होगी क्योंकि ये पहली बार है जब कोई भारतीय पीएम कीव पहुंचेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। इस भेंट को बेहद ही खास तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब भारत का कोई प्रधानमंत्री कीव दौरे पर पहुंचेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। तमाम अहम मुद्दों को लेकर इस दौरान दोनों के बीच चर्चा भी होगी। कीव पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।